पानी। हेलो, फिर से मैं आपका क्रैश कोर्स के लिए फिर से मैं कुछ दिनों तक नहीं बना पाया, किसी कारण से वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं आपका क्रैश कोर्स का जो जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने आपका क्वेश्चन बैंक जो है ऑब्जेक्टिव वो 15 तक किया था। अब आपका 5 साल का और बचा है, 16, 17, 18, 19, 20। लेकिन आपका सजेशंस में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस, और सजेशंस भी आपको समझाने हैं हमको। तो उससे क्या होगा कि तुम लोगों का सभी का रिवीजन हो जाएगा, और एग्ज़ाम भी नज़दीक है। ऐसे अभी ऑफलाइन भी क्लास चल रहे हैं, उसका प्रेशर है, कंटिन्यू दिन भर का मतलब कि क्लास चलते रहता है, और सबको को जो है अलग अलग क्लास देना पड़ता है ताकि उसका जो है सिलेबस कम से कम हद तक पहुंचाया जाए। सिलेबस लगभग तो ख़त्म होने पर ही है, लेकिन जब तक आपको रिवीजन ना करें तो तब तक आपको दिक्कत होगा। तो मैंने कहा था कि तुम लोगों को मैं रिवीजन कर दे रहा हूं, बस थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं हो पा रहा हूं। तो मैं फिर से आज जो है कंटिन्यू हो रहा हूं, और मैं आपका जो है आज सजेशन जो दिया था, जैसा कि आप शायद स्क्रीन पे देख रहे होंगे या दिख रहा होगा, ये सजेशन मैंने आपको जो है बना के आप लोगों को दे दिया है। सजेशंस इंग्लिश और हिंदी में है, और ये सजेशंस मैं आपको ऑनलाइन भी दिया था वीडियो बना करके। और आपके जो कहते हैं कि वो जो मैंने आपको दिया था कि इस पर भी, इस साइट पर आप खोज लेंगे, वो साइट का नाम तो आप जानते हैं, आप लोगों को सबको बता दिए हैं। तो आज मैं क्वेश्चन को कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन जितना हो सके सबको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। हाँ, लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं सबका पॉइंट आपके सामने रख दूंगा और आप आराम से उसे डील कर सकें, क्योंकि मैं आपको पढ़ाया हूँ और आपके क्लास नोट्स में सभी अवेलेबल हैं। और जो अगर बाहर के बच्चे देख पा रहे होंगे उसे, अगर उनको दिक्कत होगा तो मैं फिर भी यहाँ पर कुछ पॉइंट को लिखूँगा, जो आप लिख लेंगे या अपने शब्दों में लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अपने शब्द में ही लिखना होता है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। और आप सजेशंस मैं चूँकि ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, और उसमें आप क्वेश्चंस को लिखे होंगे। और फिर भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखूँगा। सजेशन में शॉर्ट क्वेश्चन में करने जा रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला तो कि क्वेश्चंस हैं आपका फंक्शंस ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। फंक्शंस ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, हिंदी तो आप जानते हैं, वृषण तथा अंडाशय का कार्य। देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पे टॉपिक लिख दिया हूँ। आपको लग रहा है कि क्या है क्वेश्चंस, तो ऐसा क्वेश्चंस ऐसे पूछा जा सकता है कि वृषण तथा अंडाशय का क्या कार्य है, या कार्य के बारे में बतावें, या कार्य के बारे में कुछ लिखें, समझावें। सवाल कैसा भी हो सकता है, आप सवाल को पकड़ने का कोशिश करें। ऐसा नहीं कि जो मैंने कहा वही सवाल आपका हो सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखा है व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, यानी कि टेस्टिस एंड ओवरी का फंक्शन क्या है। ये आपका 2 या 3 बार सवाल पूछ चुका है बिहार बोर्ड में, और ये सवाल जो है थोड़ा आसान भी है, आपको समझना है। और हिंदी में है वृषण तथा अंडाशय का कार्य। हिंदी में तो टेस्टिस को वृषण कहते हैं और ओवरी को अंडाशय कहते हैं। अब सवाल है कि कार्य क्या है, तो आपको 2 पॉइंट लिखते हैं आप। पहली बात तो आंसर में 1 पॉइंट लिखोगे कि टेस्टिस और ओवरी क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, यानी कि व्हाट इज दिस, ये आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये होता है। तो आप लिख सकते हैं टेस्टिस एंड ओवरी, ओवरीज यहाँ पे IS लगा दीजिए, 2 ओवरीज होते हैं, आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स।
थोड़ा सा कुछ फंक्शन लिखने के पहले आप जानते हो कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स किसे कहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है कि वैसा ऑर्गन्स जो कि गैमिट बनाता हो और हार्मोन को प्रोड्यूस करता हो। तो इसलिए इसको कहा जा सकता है कि टेस्टिस एंड ओवरी क्या है, आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स किसे कहते हैं, मैंने बोला था प्राथमिक लिंग अंग, ठीक है। कौन है, तो टेस्टिस एंड ओवरी है। अब फंक्शन यहाँ पे पूछ रहा है, ये अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एग्जामिनर के नज़र में आप जो हैं, जो कॉपी जांच कर रहे हैं, आप उसके नज़र में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट अच्छी तरह से लिखोगे तो उससे क्या होता है कि आपको नंबर भी देगा, और कभी अगर 1-2 पॉइंट कम भी लिख दिया किसी और क्वेश्चन में तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इसलिए तुम हमेशा याद रखना कि कुछ पॉइंट को अच्छी तरह से हम उसको क्या करें, लिखने का कोशिश करें, और नहीं तो डायरेक्ट इसके मुद्दे पर आएंगे कि कैसे इसका फंक्शन होता है। तो इसका फंक्शन है किसका, फंक्शन ऑफ टेस्टिस, यानी कि वृषण का कार्य। 2 कार्य है इसका। पहला पॉइंट आप लंबा करके लिखोगे, चूंकि लंबा मैं यहाँ पर लिखने नहीं जा रहा हूँ, लंबा लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा आपको सिलेबस को फिर से मैं पूरा रिवीजन करने जा रहा हूँ, इसलिए आपको दिक्कत हो जाएंगे, इसलिए हमें भी दिक्कत हो जाएगा कि भाई कम समय में करना है। तो एक फंक्शन है कि ये वृषण और टेस्टिस में क्या होता है, गैमिट बनता है, मेल गैमिट, यानी कि क्या बनता है, मेल गैमिट। क्या बनता है यहाँ पे, मेल गैमिट बनता है, जिसको कहते हैं आप, मेल गैमिट्स को क्या बोलते हैं, आपको पता है कि स्पर्म बनता है, यानी कि स्पर्म कहते हैं इसको। हिंदी वाले लड़के क्या कहेंगे कि इससे क्या बनता है आपका, किससे, टेस्टिस से आपका बनता है क्या, इसका हिंदी लिखेंगे आप, स्पर्म का जानते हैं आप हिंदी, या डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, स्पर्म भी कह सकते हैं, यानी कि नर युग्मक बनता है। इससे क्या होता है, नर युग्मक बनता है या शुक्राणु बनता है, तो इसको आप क्या कहेंगे, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनता है। इसके द्वारा, किसके द्वारा बनता है, टेस्टिस के द्वारा। और दूसरा है कि हार्मोन बनाता है। आप जानते हैं ये कौन हार्मोन बनाता है, तो एंड्रोजेंस। क्या बनाता है, एंड्रोजेंस, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो दूसरा फंक्शन है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है, यानी द सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज बाय किसके द्वारा, टेस्टिस। तो टेस्टोस्टेरोन हुआ, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और मेल गैमिट किसके द्वारा बनता है, आपका टेस्टिस में। उसी तरह ओवरी का फंक्शन इसी तरह सजा के लिखना है, आप छोटा छोटा पॉइंट भी लिखेंगे तो आपको नंबर बहुत अच्छा से दिया जाएगा। और ओवरीज है तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन ऑफ ओवरीज, वही है, ये फीमेल में पाया जाता है, चूंकि ओवरी है तो ये फीमेल गैमिट बनाता है। क्या बनाता है, फीमेल गैमिट, जिसको आप हिंदी में बोलते हो, अंग्रेजी में बोलते हो ओवम, और हिंदी में बोलते हो अंडाणु। इससे अंडाणु का निर्माण होता है, और इसमें फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसको आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है। बस और क्या फंक्शन लिखना है, इतना भी आप लिख दोगे तो आराम से 2 नंबर मिलेगा, बहुत हो गया आपका। क्योंकि आप इसको अगर और लंबा करना चाहोगे तो एक सेंटेंस बना देना कि इससे शुक्राणु का निर्माण होता है, इससे स्पर्म का निर्माण होता है, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। फिर ओवरीज में लिखोगे इससे ओवम का निर्माण होता है, यानी कि ओवम का सिंथेसिस होता है, और फिर ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन, उसका निर्माण होता है। काफ़ी हो गया ये। ऐसे मैं क्लास में नोट्स भी दिया है, आप लोगों को बताया है, फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ भी मैंने हिंट दिया, और आप लोग क्या कर सकते हो, इसको स्पष्ट बना सकते हो। और मैं कहूँ कि आप समझ करके अपने शब्दों में लिखो। तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। ऐसे ऐसे करके आपको कितना सवाल दिया है मैं जानते हो, सजेशंस में बहुत ज़्यादा दिया है। तो धीरे धीरे करके सबको हम लोग देखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके सबको देखेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आप आ जाइए, दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है।
दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। कहता है व्हाट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं शॉर्ट क्वेश्चन का कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया हिंदी में भी वही बोला जाता है। हीमोफीलिया क्या है? व्हाट इज हीमोफीलिया? ये सवाल को 2-3 बार पूछा। एक बार तो ऐसे पूछा है कि हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज क्यों कहते हैं। ब्लीड का मतलब है थोड़ा सा कट जाने के बाद लगातार ब्लड का बहना। तो यहाँ पर हीमोफीलिया क्या है तो आप 1-2 पॉइंट लिख सकते हो। क्योंकि आपको 2-3 पॉइंट ही लिखना है, लेकिन फिर भी 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा रहे दिमाग में तो बहुत अच्छा। अगर कोई दिमाग में नहीं भी रहा तो 2 पॉइंट को डील करना है। तो ज़्यादा आपको अभी जो है क्वेश्चंस नॉलेज जो आपने पाया, जो मैंने आपको पढ़ाया क्लास में, ठीक है, आपने पढ़ा, लेकिन अभी आपको नॉलेज नहीं दिखाना है। आपको है 2 या 3 पॉइंट वैसा लिखें जो कि आपको अच्छी तरह से डील भी कर सकते हो, उसको उसका सेंटेंस भी बना सकते हो। और दूसरी बात है कि वो सवाल जो वो पॉइंट है सवाल का वो अच्छा होना चाहिए। जैसे हीमोफीलिया क्या है तो पहली बात ये जेनेटिक डिजीज है। व्हाट इज दिस? ये क्या है सर? ये जेनेटिक डिजीज है। पहला पॉइंट लिखोगे ये जेनेटिक डिजीज है। हाँ क्या है? जेनेटिक डिजीज है। दूसरा इनबॉर्न। इनबॉर्न का मतलब समझते हो? ये जो है जन्म के साथ होता है, ये जन्म के बाद नहीं होता। इनबॉर्न डिजीज है, क्योंकि जेनेटिक डिजीज जितने भी होते हैं वो इनबॉर्न होते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है हीमोफीलिया में, ये एक्स लिंक्ड डिजीज है। एक्स लिंक्ड, एक्स संलग्न बीमारी है। एक्स संलग्न बीमारी है या एक्स लिंक्ड डिजीज अंग्रेजी वाला लिखेंगे। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि इसमें फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कमी होती है, जो कि मैं सब आपको डील किया हूं। अभी मैं डील करना चाहूँगा तो फिर लंबा हो जाएगा। बस आपको इस पॉइंट को जानना है कि यह जेनेटिक डिजीज है, यानी जीन से संबंधित बीमारी है। ये इनबॉर्न मतलब बच्चे के जो जन्म लेते हैं उसके साथ ही बीमारी है, बाद में ये बीमारी नहीं होती है। और तीसरा ये एक्स लिंक्ड है। एक्स मतलब एक्स और वाई क्रोमोसोम आप जानते हो, एक्स क्रोमोसोम के साथ ये जो है जीन रिलेटेड है। इसलिए वो डिजीज जब वो प्रॉब्लम होगा तो एक्स के साथ यानी एक्स क्रोमोसोम में जो जीन है उसके साथ गड़बड़ी होगा, तभी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और हीमोफीलिया में क्या होता है कि ये ऐसा बीमारी है जो स्मॉल कट होगा तो लगातार ब्लीडिंग होगा। तो क्या कहेंगे? व्हेन स्मॉल कट अकर देन कंटिन्यू ब्लीडिंग अकर, यानी कि थोड़ा सा भी कट जाने के बाद लगातार खून बहता है। यानी कि जो फैक्टर होना चाहिए खून को, ब्लड को जाम करने वाला, वो फैक्टर हमारे पास नहीं होता है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9। तो इतने सारे आपको नहीं लिखने हैं वहाँ पर ये लिखना है, ये लिखना है और थोड़ा बहुत ये लिखना है। हीमोफीलिया में थोड़ा सा भी कट जाने के बाद लगातार खून बहता है। तो ये है हीमोफीलिया के बारे में। ये भी आपने देखा और आपने समझा, और कॉपी मैंने जेनेटिक्स में पढ़ाया है। खास करके ये जो है आपका, ये जेनेटिक्स में जब बताया था तो मॉलिकुलर जेनेटिक्स जब मैंने बताया होगा तो उसमें भी मैंने डील किया होगा। ऐसे उसके पहले भी डिजीज आपको बताया था मेंडेलियन जेनेटिक्स में। मेंडेलियन जेनेटिक्स के बाद मैंने आप बताया होगा क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर होता है, उसमें 2 तरह के, पॉइंट डिसऑर्डर बताया होगा, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बताया होगा। तो मैंने पॉइंट डिसऑर्डर के समय सबको डील किया होगा। जो जरा सा आप इस पर फिर से कॉपी को देखेंगे, ऐसे पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपका हुआ हीमोफीलिया के बारे में। ये 2 प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया, शॉर्ट क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट जब आ जाएंगे तो व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। ये अच्छा सवाल है, फिर भी आप पढ़े हो उतना थोड़ा सा आप सिर्फ जो है प्रतिबंधन एंजाइम, हिंदी वाले लड़का को। तीसरा सवाल है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। अब इसको सवाल को पूछेगा व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, यानी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज क्या है, या ऐसे भी कह सकता व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। हिंदी में हुआ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज से आप क्या समझते हैं, सवाल वही है। इसलिए मैंने सिर्फ टॉपिक लिखा है,
सवाल अपने से बन जाएगा कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज क्या है, या आप रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज से क्या समझते हैं। तो सीधा जिसके अंत में एएसई रहे, जिसके अंत में एएसई रहे उसके शब्द, उसके वर्ड को आप देखेंगे, जिसके अंत में एएसई रहे एज, उसको एक लाइन तो आप लिख सकते हैं, यह एक प्रकार का एंजाइम है। कुछ नहीं भी जानते हैं तो एक पॉइंट तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज टाइप ऑफ एन एंजाइम, यह एक प्रकार का एंजाइम है। तो यहाँ पर यह क्या है, एन एंजाइम, यह एक क्या है, एंजाइम है, यह एक क्या है, एंजाइम है। और यह एंजाइम क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज डीएनए के दोनों धागे को काटता है एक साथ। और कहाँ पे काटता है, आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के पास। मैंने बताया था जैसे ये डीएनए है, ये डीएनए है, दो धागे को मैंने थोड़ा ओपन कर दिया है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ 3 प्राइम। आपको पता है कि ए के सामने क्या होता है, टी होता है, और जी के सामने क्या होता है, सी होता है, क्लियर हो। और या फिर सी रहेगा तो इधर सामने जी रहेगा। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जी और सी के पास में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, फिर सी और जी के पास ट्रिपल। ऐसे करके पूरा का पूरा जो है यहाँ पर बेस का जो है सीक्वेंस सजा रहेगा, जिसको कहते हैं आप क्षार का क्रम। और कहता है कोई एंजाइम जब इस दोनों को, हाँ, ऐसा सीक्वेंस जहाँ मिले जहाँ पर उल्टा सीधा एक समान हो। मैंने आपको बताया था जैसे कि आप पढ़ते हो डालडा, तो डालडा इधर से पढ़ोगे तो भी डालडा होगा भाई, इधर से पढ़ोगे तो भी डालडा होगा। उसी तरह एक एंजाइम का जहाँ पे काटता है उसका सीक्वेंस ऐसा ही रहता है, उल्टा सीधा। इधर से पढ़ो तो भी वही सीक्वेंस, इधर से पढ़ो तो भी सीक्वेंस वही। जैसे मैं एक सीक्वेंस का नाम बताता हूँ, आपको याद होगा, ये सीक्वेंस GAATTC, गा TTC। तो इधर से देखिए तो जी के सामने, सी के सामने जी होगा, टी के सामने ए और फिर टी और फिर सी। देखिए इधर से भी पढ़ते हैं तो क्या होता है, GAATTC, इधर से भी पढ़ते हैं GATTC। यहाँ 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम, इधर 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम। बस रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज ऐसे ही सीक्वेंस को काटता है। बस यही है कि यहाँ पर जो काटेगा जो एंजाइम, जिसका नाम है इकॉर फर्स्ट, क्या नाम है, इकॉर फर्स्ट। यहाँ भी इधर से अगर इस लाइन में, इस स्टैंड में ऊपर से काटा तो इस स्टैंड में भी जी और ए के बीच में काटेगा। जैसे यहाँ जी और ए के बीच में काटा तो जी और ए के बीच में काटा, और ऐसे कट करके क्या करेगा, दोनों धागे को टुकड़े में बदल देगा, ऐसा समथिंग, जो कि स्टिकी पॉइंट हो जाएगा। तो बस आपको लिखना है कि ये कट करता है, इट कट द डबल स्ट्रैंड डीएनए एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कहां पे काटता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। हिंदी वाला क्या कहेगा, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम पे काटता है, यही हिंदी होता है बाबू, पैलिंड्रिक अनुक्रम पे काटता है। बस हो गया 2 पॉइंट। और क्या करना है, एक एग्जांपल भी दे देंगे कि इस एंजाइम का, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का सबसे सुटेबल एग्जांपल इकॉर फर्स्ट है। तो हो गया, 3 एग्जांपल हो गया। और क्या जान चाहिए आपको, बस इतना ही, 2-3 पॉइंट लिखना है और लेकिन समझा के लिख देना है। तो इसी तरह पॉइंट वाइज लिखते चलिए, आपका रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज भी हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लिखना चाहेंगे और आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप समझ सकते हैं, ले सकते हैं। वैसे मैं जो है देखता हूँ पीछे कि आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, क्लियर दिख रहा है आपको, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है क्योंकि बोर्ड जो है थोड़ा आपका वाइट नहीं रह पा रहा है, ब्लैक रह जा रहा है, क्योंकि ठंड का समय है और इस ठंड के समय में थोड़ा सा ये जो कलर है डाई हो वो स्टिक कर जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, आप समझते चलिए। चलिए 4th क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं, क्योंकि कम से कम 10 क्वेश्चन आज कर लेने की कोशिश करते हैं हम लोग ना। 10 क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेंगे तो फिर होगा क्या, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन जो है कम होगा और
आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। टिश्यू कल्चर क्या, व्हाट इज़ द टिश्यू कल्चर, या व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से आप क्या समझते हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तक संवर्धन, शायद यही होता होगा हिंदी, उत्तक संवर्धन। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी टफ है, आप टिश्यू कल्चर ही लिखो, हिंदी वाला भी लिखो तो टिश्यू कल्चर, क्योंकि इतना दिन आप भागलपुर में पढ़े हो या बाहर में पढ़े हो तो थोड़ा बहुत बीच में इंग्लिश लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी में अगर सिर्फ आप हिंदी लिखते हो तो जांच करने वाले को भी थोड़ा दिक्कत होता है। लैंग्वेज आप हिंदी रखो, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि आप हिंदी भाषी हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जो वो वर्ड को बीच में लिखते हो आप अंग्रेजी कोशिश करो लिखने का। ऐसे हिंदी भी लिखोगे तो नंबर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा है क्या कि जब भी आप हायर एजुकेशन लेते हो तो हिंदी में नहीं होता, इंग्लिश में होता है, तो सहने वाले को, जांच करने वाले को, कॉपी को दिक्कत होता है ना कि कैसे नंबर दें, क्या लिखा है बच्चा। तो थोड़ा सा आइए, व्हाट इज टिश्यू कल्चर। व्हाट इज क्या बोले, टिश्यू कल्चर है ना, हाँ टिश्यू कल्चर ही है। टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन क्या है, उत्तक संवर्धन क्या है, तो जानिए उत्तक संवर्धन क्या होता है। मैं थोड़ा सा एक आप अपने शब्द में लिख सकते हो, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लिखोगे कैसे और समझोगे कैसे। देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे कि मानिए कि ये छोटा सा ट्री है या ट्री का कोई हिस्सा है, इसमें लीफ है, ठीक है। आप जो है इसका कोई भी पार्ट, चाहे इवन एक सेल, एक कोशिका, चूँकि आप जानते हो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी जो है किससे बना हुआ है, आपका सेल से बने हुए हैं। सेल मिलकर क्या है, टिश्यू बनाता है। तो इसका कोई हिस्सा काट लो, चाहे लीफ काट लो, चाहे स्टेम काट लो, यहाँ तक कि आप क्या कर सकते हो, रूट भी काट सकते हो, यहाँ की एपिकल हिस्सा भी काट सकते हो, एपिकल में सबसे ऊंचा, किसी को काट कर, किसी को भी काट कर, ये लीफ है, हाँ ये बड है, या आपका बोलिए एपिकल है, एपिकल स्टेम है, ये आपका रूट है, जड़ जिसको कहते हैं, ये आपका स्टीम है। किसी को काट के छोटा सा टुकड़ा, इसको जो है कल्चर मीडियम में, यानी आर्टिफिशियल मीडियम भी कहते हैं उसको, कृत्रिम माध्यम, उसमें इसको डाल दो और ग्रो करो। जब ग्रो करोगे तो इसका सेल जो है ग्रो करेगा और एक अनडिफरेंशिएशन यानी अनडिफरेंशिएटेड कह सकते हो उसको। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि अविभेदीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं अविभेदीकरण, ठीक है। उसको ऐसा ग्रो करता है कि ये कोई स्ट्रक्चर तो नहीं बनता, लेकिन एक मांस का गोला बन जाता है, जिसको आप कहते हो कैलस। इस कैलस में क्या होता है, इस माध्यम में कुछ हार्मोन का संतुलन दिया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन होगा, साइटोकाइनिन होगा, आपका जिब्रेलिन भी होगा, उसका एक कंसंट्रेशन दिया जाता है, ताकि इसमें छोटा छोटा रूट बने और स्टेम बने। तो इस तरह छोटा छोटा प्लांट बन जाता है, इसमें बहुत छोटा छोटा प्लांट बन जाता है। इस प्लांट को फिर जब निकाल करके आप बाहर जो है जमीन में लगाते हो तो एक बड़ा ट्री बनता है, किसके जैसा, बिल्कुल जो ये था ऐसा ही ट्री बन जाएगा। इसी को क्या कहते हैं आप, टिश्यू कल्चर कहते हैं, यानी उत्तक संवर्धन कहते हैं। यानी कह सकते हो, जब आप सुन लो, आप लिख भी सकते हो, जब आप प्लांट का कोई भी हिस्सा यानी कि टिश्यू या सेल, उसको किस में कल्चर करते हैं, कल्चर मीडियम में। इसको क्या बोलते हैं, कल्चर मीडियम में। कल्चर मीडियम मतलब कल्चर माध्यम, ठीक है, जिसमें इसको जब कल्चर करते हैं तो इस कल्चर माध्यम में इसमें एक कैलस बनता है, या सीधा कह सकते हो इस कल्चर माध्यम में ग्रो करने से छोटा छोटा प्लांट बनता है। उस प्लांट को फिर जमीन पर लगाया जाता है तो पेरेंट यानी जनक के जैसा बिल्कुल प्लांट बनाता है। इसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। आप देखा कितना खूबसूरती है इसमें, एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के आप फिर से वही प्लांट बना सकते हो, लेकिन ये टिश्यू कल्चर में कर सकते हो, यानी टिश्यू कल्चर माध्यम के द्वारा कर सकते हो। इसे टिश्यू कल्चर माध्यम ही कहा जाता है, यानी टिश्यू कल्चर ही कहा जाता है। इस मीडियम को आप कह सकते हो कल्चर मीडियम, जिसमें आपने टिश्यू निकाल के या सेल निकाल के डाला था, एक प्लांट बनाया था, उस प्लांट को फिर ज़मीन पर लगाया तो यह प्लांट बिल्कुल जनक प्लांट के जैसा हो गया, यानी पेरेंट प्लांट के जैसा हो गया। तो उत्तक संवर्धन में क्या है, प्लांट का कोई भी हिस्सा, कोई भी टुकड़ा जिसमें सेल डिवीजन करने की क्षमता हो, उसको हमने कल्चर मीडियम में डाला, फिर एक नया कंप्लीट प्लांट बनाया। इस पूरे घटना को क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन कहते हैं। बस एक फिगर भी दिखा सकते हो, उससे और जो है कॉपी जांच करने वाला आपको लगेगा नहीं ठीक बनाया है।
ओके, तो ठीक है, इसके बाद इसको भी मिटा दे रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, किसमें आ जाएंगे, टिश्यू कल्चर हो गया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, या इसको आरडीटी भी कहते हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शायद 5वां क्वेश्चन होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है। इंजीनियरिंग ही बोलो, इंजीनियरिंग, ऐसे अभियांत्रिकी भी बोलते हैं, यानी कि इसको शुद्ध हिंदी बोलते हैं अभियांत्रिकी, यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है। इसको दूसरा नाम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी। क्या मैंने नाम बोला, आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसका आप हिंदी जानते हो पुनर्योगज डीएनए तकनीक, इसका नाम है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। तो 2 सवाल इसमें बनते हैं, अगर आपको यह पूछ दिया कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, या अंग्रेजी में पूछे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, बात वही हुआ। या पूछ दे आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या हुआ, तो भी वही सवाल हुआ। तो ऐसा सवाल आपको दोनों इसलिए दे दिया कि आपको दोनों में कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट इज द आरडीटी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या हिंदी में पूछता है उसी सवाल को आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, या आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, या ये पूछ दे कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है। सब एक ही सवाल है। तो आप जानते हो इसमें कुछ नहीं, आपको 1-2 पॉइंट लिखना है आंसर में। क्या लिखना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी का, यानी कि एक शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जीन को, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डाल सकते हैं। एक ऑर्गेनिज्म का जीन निकाल करके दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन में यानी जीनोम में डाल सकते हैं, उसका कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, उसके फिनोटाइप को चेंज कर सकते हैं। फिनोटाइप का मतलब जो एक्सटर्नल लुक होता है, जो दिखता है, हाँ, यानी कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है बाबू, जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है कि इस टेक्निक में बहुत सारे एंजाइम का आप यूज करते हो, पहले सेल को तोड़ने का काम करते हो, मैंने सब बताया, आपको उतना डिटेल में नहीं जाना। सेल को तोड़ते हो, सेल को तोड़ने के बाद उसके डीएनए को तोड़ते हो, डीएनए को तोड़ने के बाद जो जीन को आप निकालना चाहते हो उसको निकाल लेते हो, आइसोलेट कर सकते हो, फिर उस जीन को किसी वेक्टर के साथ जोड़ देते हो, अब वेक्टर के साथ जोड़ करके दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देते हो। या वेक्टर नहीं जोड़ना चाहते हो तो डायरेक्ट आप जीन गन मेथड बताए थे, या बताए थे आपको इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड बताए थे, तो बहुत सारे हैं, हाँ। तो वो तकनीक के द्वारा, बस एक पॉइंट आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं, उतना तो मैंने डिटेल में आपको बताया कि आप कॉपी देखोगे तो फिर आपको रिवीजन हो जाएगा, लेकिन बस आपको इतना लिखना है, आपको यहाँ पर सॉरी, आपको इतना लिखना है कि जब कभी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का वह शाखा जिसमें हम किसी एक ऑर्गेनिज्म का जीन को निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, या आप कह सकते हो सीधा एकदम छोटा सा डिफिनेशन, जब आप चेंज करते हो जीन के केमिस्ट्री को, जीन के केमिस्ट्री जीन के बनावट को चेंज करते हो, तो भी वही होगा क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा शाखा है जिसमें कुछ टूल्स एंड टेक्निक लगा करके, हाँ, कुछ तकनीक का उपयोग करके हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन को चेंज करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इतना तो बोला, आप लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद इसको लिख सकते हो अपने शब्दों में, या जो मैं बोला अपने कॉपी में लिख सकते हो। ओके, तो चलिए इसको भी मिटा दें। क्योंकि मैं तुम लोगों से बोला कि मैं एक एक चीज़ डिस्कस कर दूंगा, सब रिवीजन कर दूंगा, कुछ उससे रिलेटेड जो सवाल होंगे उसको भी मैं डील कर दूंगा, लेकिन डील करूंगा, लिखूंगा बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि लिखूंगा एक एक सवाल को भर बोर्ड लिखूंगा तो पता चलेगा एक दिन में 1 सवाल 2 सवाल हुआ। तो कॉपी में जो मैंने लिखा है किसके लिए लिखा है, आपके लिए लिखा है ना, आप कॉपी से जाके मिलो। वैसे अगर 1-2 पॉइंट लिखना है तो आपको कॉपी देखने की भी जरूरत नहीं है, बस रिविजन करो, यहीं से आप 1-2 पॉइंट लिख लो, ठीक है। चूँकि 1-2 पॉइंट ही लिखना है इसमें, 2 या 3 पॉइंट, 2 से नहीं लिखना, कम 2 से अधिक ही लिखना। अब डेफिनेशन है तो डेफिनेशन दे के कुछ और एग्जाम्पल दे देंगे। चलिए आइए, आप ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में डिफरेंस बताइए, बस 2 अंतर बताना है। क्या है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन
ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ऐसे सवाल अगर आएंगे तो पहले तुम कैसे लिखोगे? ऐसे सवाल मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं टॉपिक जैसा कि डिफरेंस, जिसे लगता है पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं। पूछेगा आपको सवाल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। हिंदी में वही लिखता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा हिंदी जाना चाहते हो तो इसका मतलब होता है, इसका हिंदी होता है अनुलेखन, इसका हिंदी होता है अनुलेखन, और इसका जो हिंदी होता है आप जानते हो रूपांतरण। ठीक है, अनुलेखन और रूपांतरण में क्या अंतर है? तो ऐसे कभी भी डिफरेंस पूछे तो आपका पहला होना चाहिए, एक सवाल तो जरूर लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर गिवन बिलो, आर गिवन बिलो। और हिंदी वाला लिखेगा कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में जो अंतर है नीचे दिया गया है। बस ऐसे ही लिखना है। एक चीज लिखना जरूर है, जब भी अंतर दे तो आप ऐसा लिखिए, एक लाइन भी बढ़ जाता है और देखने में भी लगता है सॉलिड कि क्या लड़का लिखने वाला है। उसे एग्जाम जो जांच करने वाला कॉपी है नीचे देखेगा, हाँ लिखा है। ठीक है, तो ऐसा करने से एक तरफ दीजिए आप क्या, ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन जिसको क्या बोलते हो आप, अनुलेखन, और एक तरफ दो आप क्या, ट्रांसलेशन जिसको क्या बोलते हो आप, रूपांतरण। ठीक है ना, बस ऐसे जरूर लिखना। लेकिन वहां इसके पहले तुम एक चीज लिख लोगे जो मैंने बोला कि इस दोनों में अंतर नीचे दिया गया है। इसके बाद ऐसे आप टेबल बना दोगे, एक तरफ ट्रांसक्रिप्शन को लिखेगा, एक तरफ ट्रांसलेशन को, एक एग्जाम्पल देना है या फिर जो भी होता है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपको, जो अंतर वाला पूछे। तो आप जानते हो ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? सीधा लिखेगा कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। मैं यहां पर लिखूंगा नहीं कि द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में लिखेगा सीधा कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या, आरएनए का निर्माण होता है, किससे, डीएनए टेम्पलेट से। टेम्पलेट ही बोलते हैं, डीएनए टेम्पलेट से होता है, या नहीं भी टेम्पलेट लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप क्या कह दोगे, डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस बार शायद टेस्ट में ही पूछा था आपका, बिहार बोर्ड बने, किसी कोई लड़का आया था पूछने के लिए। और ट्रांसलेशन क्या है, जब राइबोसोम के द्वारा आरएनए को, एमआरएनए को रीड कर मतलब उसको पढ़कर क्या बनाया जाता है, प्रोटीन बनाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं आप, ट्रांसलेशन। या उतना नहीं लिखना चाहते हो, उतना नहीं करना चाहते हो तो लिखो क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सीधा को सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी क्या, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। या राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं आप, ट्रांसलेशन। द प्रोसेस ऑफ मतलब द प्रोसेस या द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम किससे, राइबोसोम। कैसे पढ़ता है आपको बताए थे, मैसेंजर आरएनए को रीड करता है, मैसेंजर आरएनए को वो पढ़ता है, तब जाके क्या बनता है, प्रोटीन। उतना नहीं बोलोगे राइबोसोम से पढ़ता है या लिखता है, उससे कोई लेना देना है। डायरेक्ट आपको लिखना है कि प्रोटीन जो है बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। इसमें क्या था, आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। शॉर्ट में भी लिख सकते हो, उतना ही नंबर देगा। दूसरा, यह जो प्रक्रिया होता है ट्रांसक्रिप्शन का, अगर यूकैरियोट है तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ये अकर्स इन द न्यूक्लियस, यानी केंद्रक के अंदर होता है ये। दूसरा, ये साइटोप्लाज्म में होता है, किसमें होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जानते हैं ना, ये सेल है तो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है कौन, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन। और क्या होता है, ट्रांसलेशन कहाँ होता है, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये भी लिख सकते हैं अकर्स, OCCRS, अकर्स क्या, यहाँ पे 3 सी हो गया है, देख लो। अकर्स इन द क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म समझ रहे हैं ना, कोशिका द्रव्य में होता है। और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना चाहते हो, जानिए, ये जो आरएनए का निर्माण होता है किससे, याद है, आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा।
मैंने बताया था आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, जबकि ट्रांसलेशन किसके द्वारा होता है, अभी तुरंत बोले हैं आपको, राइबोसोम के द्वारा। तो एक चीज़ और लग सकते हैं, किससे, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पोल कहा जाता है, ये किसके द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा। तो ये अगर मान लीजिए ये पॉइंट भूल गए, नहीं जानते हैं, तो ये दोनों लिख देंगे, आपको नंबर उतना ही मिलेगा, क्योंकि 2 इसमें लिखे 2 इसमें लिखे, 4 पॉइंट हो गया। तो इसके ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। तो चलिए ये भी आपने जाना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। क्वेश्चन क्या है सजेशन में, देखें, और सजेशन ये बनाया है बहुत सोच के, आएगा क्वेश्चन निश्चित आएगा, आप पढ़ो। एनसीईआरटी को भी रखा है साथ में, इसको उसको भी कंसीडर करके इसको बनाया है, और क्वेश्चन बैंक को भी ध्यान में रख करके बनाया है। तो क्वेश्चन जो बनाए हैं तुम लोग को मैंने क्लास में बताया है कि सजेशंस जो है सोच के बनाया, आप इसको प्रैक्टिस करो, पूरा रिवीजन हो जाएगा, यहाँ तक कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे इससे, और आपका ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही प्रैक्टिस करवाए ही हैं। और मैंने बोला था कि आप जो हैं इसका ज़रूर बनाया करो क्वेश्चन, तुम लोग किसका, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करो, और उसमें क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा मतलब कि उसका जो आंसर है वो गलत है, ये बात मानता हूँ मैं, आप भी बोले थे क्लास में, आप लोगों ने भी बोला था गलत है सर, सच बात है, लेकिन आपको प्रैक्टिस अपने ढंग से उसको करना होगा, ताकि उसका क्वेश्चन और इतना कर लोगे तो काफ़ी है। और इसके बाद कॉपी तो आप लोग एक बार पढ़ा हुआ है, एक बार रिवीजन मार दिए हो, मार रहे हो, अच्छी बात है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है, हिंदी में वही प्रचलित है कि व्हाट इज द एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस यही होता है, एमनियोसेंटेसिस का हिंदी यही होता है, एमनियोसेंटेसिस। आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं तो सिर्फ यहाँ पे टॉपिक लिख रहा हूँ, आपको पूछेगा एमनियोसेंटेसिस क्या है, ठीक है। आपको क्या पूछेगा, एमनियोसेंटेसिस क्या है, आपको ये भी पूछ सकता है कि एमनियोसेंटेसिस से आप क्या समझते हैं, आपको ये भी पूछ सकता है कि एमनियोसेंटेसिस से क्या फ़ायदा है, व्हाट इज़ द बेनिफिट फ्रॉम द एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस, क्या इससे फ़ायदा है। तो सब में वही सवाल को उसे वैसा ही आंसर देना है, और कुछ विशेष नहीं है। आपको मैंने बोला था जब प्रेगनेंसी होता है, जब भी कभी प्रेगनेंसी होता है तो होता क्या है, ये अगर मदर का बॉडी है मानिए, और ये प्रेगनेंसी है, ठीक है, और प्रेगनेंसी में क्या होता है कि मदर और इसके बीच में प्लेसेंटा जो रहता है, ये मानिए प्लेसेंटा है, बहुत बड़ा डायग्राम नहीं बनाना है, समझना है। और यहाँ पर क्या है, वो जो आपका भ्रूण है, कौन, आपका भ्रूण, भ्रूण समझ रहे हैं ना, जिसको कहते हैं एम्ब्रायो, ये एम्ब्रायो है, इसको तो प्लेसेंटा ही लिखिए आप, हिंदी में भी प्लेसेंटा, ऐसे इसका शुद्ध हिंदी होता है अपरास्तरी, यही होता है ना, अपरास्तरी। तो आप इतना जानो कि इस बच्चा जो भ्रूण है, जो इसमें प्रिपेयर तैयार हो रहा है, ये यूटेरस में, गर्भाशय में, ये आपका यूटेरस है, जो आपका इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बताया है आपको पूरा फिगर, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आए दिन जो है बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे या ना पूछे, तो मैंने आपको क्लास में डील किया है और वो खत्म हो चुका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसमें यूटेरस में बताया था, तो यूटेरस के अंदर जो है बच्चे जो डेवलप होते हैं उसके चारों ओर, इसके भ्रूण के चारों ओर एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, यानी एमनियोटिक द्रव होता है। इस द्रव में क्या होता है कि इस बच्चे का जो भ्रूण है उसका कुछ सेल झड़ के इसमें रहता है। किसका सेल रहता है, इस, चूंकि द्रव जो है, जो लिक्विड है ना, इस भ्रूण के कांटेक्ट में रहता है, तो कुछ सेल जब इसका झड़ जाता है तो इस फ्लूइड में आ जाता है। तो डॉक्टर के द्वारा क्या होता है, बहुत ही वेल अंडरस्टूड करके, ठीक है, और उसका जो है इससे इस निडिल डाल करके, ठीक है, इसके फ्लूइड को निकाल लिया जाता है। किसके फ्लूइड को निकाल लिया जाता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़ा सा। तो इसमें एमनियोटिक फ्लूइड गया तो एक दो सेल चला जाएगा, किसका सेल, इस भ्रूण का। अब वो सेल को बाहर निकाल के उसको कल्चर करेगा, कल्चर मतलब समझते हैं ना, इसको फिर जो है मीडियम में डाल करके इसको क्या करेगा, माइटोसिस करवाएगा,
यानी कल्चर करवाएगा, समसूत्री विभाजन कराएगा। ठीक है, जब इसकी संख्या बढ़ जाएगा, संख्या बढ़ने से क्या होगा, अगर टेस्ट में कुछ गलत भी हो जाएगा तो फिर से सेल यहाँ से नहीं लेना पड़ेगा, यहीं पर बहुत सारा सेल हो जाएगा, इसीलिए कल्चर कराते हैं। और सेल के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम किसका रहेगा, इस बच्चे का रहेगा ना, क्योंकि सेल तो उसी का है। अब उस क्रोमोसोम का, वो जो क्रोमोसोम है उसका एनालिसिस करते हैं। उसका एनालिसिस का मतलब उसको जांचते हैं कि उस बच्चे को कोई आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम नहीं है, या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नहीं है, अल्जाइमर नहीं है, जो बहुत सारी बीमारी, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस है कि नहीं, ये सब उतना लिखना नहीं है। मैं आपको बस पूरा टॉपिक को रिवीजन कर दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ नॉलेज हो जाए कि जेनेटिक, इसमें इतना अगर लिख देंगे जेनेटिक डिजीज का पता किया जाता है तो भी आपको नंबर देगा कि एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें डॉक्टर के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड में जो सेल्स होते हैं, उस सेल्स में जो मौजूद क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम का जांच किया जाता है कि उस बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है, खास करके कौन, आनुवांशिक बीमारी, यानी जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। अगर जेनेटिक बीमारी है तो अच्छी तरह से सलाह लेकर के कोर्ट में फाइल किया जाता है कि सर इसको, बच्चे को आने वाले जो, अगर जन्म ले लिया तो बहुत ही भयावह स्थिति होने वाला है इसके साथ, यानी बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि इसके साथ ये प्रॉब्लम है, डाउन सिंड्रोम है। तो अगर डॉक्टर के देख रेख में आप केस फाइल करोगे तो कोर्ट कह देगा कि अब इसको क्या कीजिए, एबॉर्शन करा लीजिए, क्योंकि आने वाले बच्चे का फ्यूचर अच्छा नहीं है। लेकिन हम लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। इससे क्या पता कर लेते हैं, पता है ना कि लड़का है कि लड़की है, तो बहुत जगह ये रोक है बहुत कंट्रोल जो है इसका कंट्रोल करके, यानी कि बहुत नियंत्रित करके इसका जांच होता है। ऐसे जांच नहीं होता है। तब देखते हैं कहीं पर जांच होता है बहुत कुछ, तो वहाँ लिखता है यहाँ भ्रूण की जांच नहीं होती है, यानी कि एक्स और वाई क्रोमोसोम की जांच यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पे क्या जी जांच होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, तब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है या है, तब आप जांच कराइए। किसको, एमनियोटिक फ्लूइड को, नहीं तो ऐसे जांच हम नहीं करेंगे। ठीक है, समझे। तो आप सीधा कहेंगे, इतना तो मैंने आपको समझाया, आप इसमें कुछ भी लिखोगे तो भी आपको फुल नंबर देगा, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो गया। लेकिन आप इतना कहोगे कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, जो मदर के, जो इम्ब्रायो यानी कि भ्रूण के चारों ओर होता है, डॉक्टर के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता है। इसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसके क्रोमोसोम के, उसके सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उसको एनालिसिस किया जाता है कि उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कौन प्रॉब्लम, आनुवंशिक प्रॉब्लम। ऐसी ही प्रक्रिया को, इस स्टेप को, इस जो पूरे टेक्निक को कहते हैं क्या, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, और ये फिगर ही बना दोगे ना तो डॉक्टर समझ जाएगा क्या, सीरी मतलब जो जांच करने वाला कॉपी वो समझ जाएगा सीरीन से एमनियोटिक फ्लूइड निकाल रहा है। एक पॉइंट लिख दोगे सिर्फ कि इसमें क्या होता है, बच्चे का आनुवंशिक बीमारी का पता किया जाता है, हो गया। या कह सकते हो कि द प्रोसेस इन विच द एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन आउट फ्रॉम द यूटेरस से टेकन आउट किया जाता है, फ्रॉम द क्या है, विद द हेल्प ऑफ टेक्निक, या कह सकते हो, या कह सकते हो बाय द डॉक्टर, ये भी कह सकते हो, ये भी लगा सकते हो, जो आप सेंटेंस बना सकते हो। इसके बाद जो इन द एमनियोटिक फ्लूइड देयर आर सम सेल्स विच इज प्रेजेंट, दैट सेल्स आर कहाँ है, फ्रॉम द एम्ब्रायो, इन द सेल्स द क्रोमोसोम्स आर एनालाइज्ड, क्या एनालाइज करके, और ये पता करते हैं टू डिटेक्ट, यानी पता करते हैं द जेनेटिकल प्रॉब्लम। हो गया, अंग्रेजी हिंदी वाला जैसे लिख सकते हो, क्योंकि दोनों बोल रहे हैं तो इसलिए मिक्सिंग वर्ड लग रहा है आपको, जैसे लिख सकते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस भी आपका हो गया। तो आगे बढ़े, डिस्कस तो सब कर देंगे आपको, और लिखने का शैली कैसे करना है आपको सबको डेवलप कर देंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बड़ा वीडियो तो नहीं बन गया, देख लूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा अगर बनेगा तो आप लोग देखना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप लोग को बहुत प्रेशर है अभी, और आप लोगों ने ही कहा है हमको कि सर आप रिवीजन सब कर दीजिए। तो रिवीजन कैसे करेंगे, क्योंकि आप वीडियो देखोगे तब ना, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो आप लोग ही कहते हो बहुत लंबा वीडियो हो गया सर, तो देख लेता हूँ, बहुत लंबा हो गया तो नहीं बनाएंगे। ठंड भी है थोड़ा सा, आप लोग भी अगर देखोगे इस समय में देख रहे होगे, कल आज तो बना के वीडियो डालेंगे, तो आप भी जो है झाँप लोगे भाई कान वगैरह। हाँ 45 मिनट का हो गया। तो आज जो है एमनियोसेंटेसिस तक रहने देते हैं। कितना सवाल हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 सवाल हो गया। तो धीरे धीरे करके फिर देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि अच्छा से डिस्क्रिप्शन करने के बाद हो ही जाता है, क्योंकि आपको समझाना भी है। मैंने कहा मैं ऐसे समझाऊंगा आपको कि ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए, अपने से आप कुछ लिख सकते हो, आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। और सच बात तो यह है कि ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के साथ साथ आप कुछ बना सकते हो,
कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में 2 शॉर्ट घुसा देता है, तो 2 शॉर्ट आराम से बना सकते हो, तो आपका सवाल नहीं छूटेगा। आप सिर्फ मेहनत करते जाओ और थोड़ा रिवीजन करते जाओ, ठीक है। अब वीडियो ज़रूर देख लो, क्योंकि मैं तुम्ही लोग के लिए बना रहा हूँ और तुम्ही लोग ने परेशान करके कहा कि सर वीडियो बनाइए, तो देख लो एक बार, क्योंकि रिवीजन करने में ठीक होगा, कॉपी देखने में ठीक होगा। और नहीं कुछ जानते हो तो यहीं से 2-3 लाइन लिख लेंगे, कहाँ पे, नोट्स में, और इसी को वहाँ पर अगर पूछा तो लिख देंगे। तो तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए। ठंड बहुत ज़्यादा हो गया है और ठंड में थोड़ा सा बच के रहना है, खाना पीना अच्छा से खाना है आप लोगों को। एग्ज़ाम अपने जगह पर है, प्रेशर ज़्यादा नहीं लेना है। सभी सर मेहनत कर रहे हैं, आपका रिवीजन सभी करा रहे हैं, सभी को धन्यवाद कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी हैं। और आप अच्छे से पढ़िए, अभी समय है आपका 1 महीना 10-15 दिन समय है, 15 दिन लगभग 1.5 महीना का, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स लगभग सब खत्म हो गया, आपका भी मैंने बायोलॉजी का लगभग खत्म कर दिया, कुछ बचा है तो देखते हैं, वहाँ चलते जा रहा है। और आपका साथ साथ रिवीजन है। कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो कोशिश करते हैं कंटिन्यू, जिस दिन वहाँ से ऑफलाइन ख़त्म हो जाएगा तो कंटिन्यू ही रहेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो तब तक आप पढ़िए और अच्छे से रहेंगे, ठीक है। बाय बाय।